हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लेफ्ट साइड आपका ऑयल है और राइट साइड जो है वो आपका वाटर है, इजंट इट, पाइप के अंदर। तो और नीचे मर्क्यूरी का लेवल जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वो सेम है। तो ये जो आंसर जाता है वो आपका डेंसिटी के रिलेटेड जाता है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि किसका डेंसिटी ज्यादा होता है। कोई बताएगा मुझे कि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर ऑयल की? किसी को पता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? हेलो, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, कोई बताएगा मुझे? पानी की या फिर ऑयल की? सर वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वेरी नाइस। पानी की डेंसिटी जो है वो अराउंड, मतलब आपको पता है कि 1000 होती है, इजंट इट? और जो आपका ऑयल है उसकी डेंसिटी अराउंड 800 केजी पर मीटर क्यूब और समथिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे जो पानी है, बरोबर, राइट लिम्ब में, उससे जो प्रेशर आ रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड से, और लेफ्ट लिम्ब से ऑयल से जो प्रेशर आ रहा है, इजंट इट, वो क्या हो रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड में बैलेंस कर रहा है। तो एक हिसाब से आप सोचोगे कि अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो राइट लिम्ब के अंदर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड नीचे जाना चाहिए कंपेयर टू दी ऑयल, इजंट इट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रेशर पानी का ज्यादा है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो भी ऑयल जो है, इजंट इट, एक मिनट मैं आपको वर्ड में दिखाता हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है। हम्म, हाँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि यहाँ पे आपका ऑयल था और ये कुछ पाइप जो थी वो वाटर की थी, isn't it? यूट्यूब मैनोमीटर था ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेम लाइन था, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो मे भी ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो इसके अंदर कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये जो इक्वलाइजेशन लेवल है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, isn't it, जनरली बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर कंपेयर टू ऑयल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो ऑयल का प्रेशर है वो ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ऑयल का, सॉरी, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल है इतना, isn't it, वो नीचे जा रहा है और वो बैलेंस कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ऑयल की डेंसिटी, सॉरी, ऑयल की जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसकी वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया किसी को? यस सर। फिर से समझाऊं? हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो अभिषेक। सर एक बार फिर से समझाइए ना, फिर से समझाइए ना सर, आवाज कट के आ रहा था। ठीक है, लेफ्ट लिम्ब में आपका ऑयल है और राइट लिम्ब के अंदर आपका सर वाटर। हाँ बोलो। राइट लिम्ब में आपका वाटर है, यहाँ पे राइट लिम्ब और उसकी पाइप, और यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब और उसकी पाइप। पहले में ऑयल है, isn't it? और दूसरे में वाटर है। तो यहाँ पे आपकी जो फिगर है उसमें ऐसा बता रहा है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है उसका लेवल कुछ इस तरह से है, isn't it? ऐसा है। लेकिन अब जनरली देखोगे, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है ऑयल से, तो आपका लेवल थोड़ा हायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ वाटर डेंसिटी, isn't it? तो लेवल ऐसा होना चाहिए आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको फिगर में दिया है कि ये लेवल नहीं है, आपका जो लेवल है वो बैलेंस लेवल है। इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं
पाइप 1 के अंदर जो ऑयल है उसका प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से ये लेवल जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वो नीचे जा रहा है, isn't it? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, नो डाउट। चलो, आई होप के समझ में आया होगा, आगे बढ़ते। अभी वो फ्लूइड का बात था, आज हम थर्मोडायनेमिक्स लेने वाले, isn't it? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अगेन एक बेसिक जो था वो देख लेते हैं, जनरल एनर्जी इक्वेशन। चलो, जनरल एनर्जी इक्वेशन में हमने देखा था कि कुछ जो फ्लूइड है वो इन होता है, हीट इन होती है, वर्क मिलता है, और उससे हमने एक इक्वेशन प्रूव किया था जो रेड पोर्शन में लिखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला मिला था हमको, isn't it? Which is mostly based on the kinetic energy, enthalpy and potential energy. Heat and work is also involved. Okay? उसके बाद हमने बात किया था कि भाई जो हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसकी बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में कि आपका जो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, isn't it? According to the assumption, आपका जो मास फ्लो रेट है वो भी कांस्टेंट रहता है, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m होगा। तो जहां पे m1 और m2 था वहां पे हमने लिखा था m, isn't it? ओके, तो ये हो गया बात स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। एक बार ध्यान से देख लो इक्वेशन क्या है, m इंटू h1 to c1 square by 2 into 10 raised to 3, isn't it? Z1 g divided by 10 raised to 3 plus q, ये जो है यहाँ पे आपका जो फ्लो आउट हो रहा है राइट साइड में उसके लिए है, इक्वल के राइट साइड में, प्लस डब्ल्यू आएगा और डेल्टा ई जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, isn't it? चलो, ये हो गया इक्वेशन। उससे हमने बात किया था कि डिफरेंट एप्लीकेशंस है ये एनर्जी इक्वेशन की, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, जिसमें थ्रोटलिंग डिवाइसेस, स्टीम टरबाइन, एयर कंप्रेशर, हीट एक्सचेंजर्स लाइक बॉयलर्स एंड कंडेंसर, नोजल एंड डिफ्यूजर, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिंबल्स हमने देखे थे ऑलरेडी, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसएसई टू द थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस क्या है आपको मैंने बताया था कि अल्टीमेटली वो क्या करता है कि जो आपका फ्लूइड होता है उसको एक्सपांड करता है, isn't it? जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, बहुत प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो ये जो है वो थ्रोटलिंग डिवाइस है, लाइक कैपिलरी ट्यूब, एडजस्टेबल वाल्व, पोरस प्लग। ठीक, तो उसमें आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे तो ये जो है पहला जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, isn't it? अभी हम थ्रोटलिंग डिवाइस की बात करें तो एक फ्लूइड जो है वो थ्रोटलिंग डिवाइस में एंटर हो रहा है और ये थ्रोटलिंग डिवाइस कोई वर्क नहीं कर रहा है, इट ओनली डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ओके, वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रेशर जो है फ्लूइड का वही डिक्रीज करेगा क्योंकि फ्लूइड एक्सपांड हो रहा है, isn't it? And due to which the higher pressure is going to be converted into the lower pressure, okay, in a very less time period, मतलब बहुत ही कम पीरियड में विद इन अ सेकंड वो आपको हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर देता है। ये काम है थ्रोटलिंग डिवाइस का, मतलब कि वो कोई वर्क नहीं देता है, isn't it? उसमें कोई हीट हम एंटर नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो हीट या वर्क आएगा वो जीरो आएगा, isn't it? और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस जो है वो भी जीरो आएगा कि कोई फ्लूइड जो है वो गिर नहीं रहा है या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है उस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीजें हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये तो जीरो है ही ऑलरेडी, फिर ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे और उसके बाद क्या रह गया हमारा MH1 और MH2, isn't it? तो उसमें से ये जो M है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचा, H1 इज इक्वल टू H2। ओके, सो ये हो गया आपका थ्रोटलिंग डिवाइस के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन व्हिच सेज दैट द एंथैल्पी एट द इनलेट, मतलब कि आपका जो ये जो फ्लूइड इन हो रहा है ये एंट्रेंस पोर्शन है और ये आउटर सेक्शन है, यहाँ पे एंट्रेंस पे एंथैल्पी H1 होगी विच इज इक्वल टू
एंथैल्पी ऑफ एट सेक्शन 2। ओके, ये देखो लिखा ही है एच इन इज इक्वल टू एच आउट। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी आपको थोड़ा ख्याल नहीं आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी एक प्रोसेस जहाँ पे आपको जो वर्क मतलब जो एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? आपके इनपुट में थ्रोटलिंग डिवाइस पे और आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनपुट पे और आउटपुट में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपका सिर्फ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी एप्लीकेशन जहां पे हमको प्रेशर रिड्यूस करना है लेकिन एनर्जी सेम रखनी है, isn't it? तो देर आर सम एप्लीकेशंस लाइक रेफ्रिजरेशन है, आपका एयर कंडीशनिंग है, उसमें ऐसा डिवाइस यूज होता है जहां पे आपको एनर्जी सेम रखनी है लेकिन प्रेशर रिड्यूस करना है, तो कन्वर्ट इट इनटू द वेपर, कि यहाँ पे जो आपके इनलेट में इन होगा वो मोस्टली लिक्विड पोर्शन में होगा, isn't it? ये थोड़ा मैंने थोड़ा आगे की बात कर दी, लेकिन जब वहां पे हम पढ़ेंगे इन दी 4th और 5th सेमेस्टर, आपको पता चलेगा एक्चुअली कि व्हाई दिस फॉर्मूला इट इज सो इम्पोर्टेंट, है ना? ओके, तो यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा है कि एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रह रही है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि H1 is equal to H2, तो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। सो उसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसेंथैल्पिक। एंथैल्पिक देखो, आईएस आगे लगाना है और बाकी का तो है ही एंथैल्पिक। ओके, चलो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू द स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन क्या करता है बेसिकली? उसके लिए स्टीम पावर प्लांट समझना जरूरी है। बॉयलर है, वहां से आपकी जो स्टीम है वो जाती है आपके टरबाइन में। ओके, वो जाती है आपके टरबाइन में। उसके बाद क्या होता है कि वो जो नियरली स्टीम होगी या फिर उसमें थोड़ा लिक्विड पोर्शन होगा वो कंडेंसर में जाएगा। उसके बाद वहां पे एक पंप होगा, पंप से पानी जो है वो फिर से बॉयलर में जाएगा, वो हीटिंग मिलेगी, स्टीम जो है वो टरबाइन में जाएगी, समझे? यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो एंटर हो रही है, ठीक, तो मास एंटर हो रहा है और मास आउट हो रहा है, तो मास तो आने ही वाला है, समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या हो रहा है, टरबाइन क्या करता है आपको पता है? टरबाइन क्या करता है? वो कुछ वर्क डेवलप करता है और वो जनरेटर को देता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो अल्टीमेटली वो कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अल्टीमेटली स्टीम टरबाइन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच जनरेट। ओके, तो वो वर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, isn't it? तो उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, अभी उसके रिलेटेड हम ट्राई करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में उसको पुट ऑन करने की, isn't it? तो यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन हो गया स्टेडी फ्लो का। अभी उसमें आपका जो यहाँ से देखते हैं तो मास तो आने वाला है, चलो एंथैल्पी भी आने वाली है, isn't it? आपका काइनेटिक और पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा इसमें भी, कि वो एक सेम लेवल पे है, isn't it? ऐसा कुछ होता जिसका लेवल सेम होता, वो सिचुएशन भी आएगी तब हम आपको ज्यादा पता चलेगा, तो वो आती। उसके बाद Q जो है वो भी जीरो होगा, क्योंकि आप एक्सटर्नली कोई हीट अंदर ऐड नहीं कर रहे, isn't it? समझ रहे हो? आप सिर्फ स्टीम हीट ऐड कर रहे हो और वो स्टीम के इम्पैक्ट की वजह से, वहां पे फोर्स की वजह से आपका टरबाइन की ब्लेड्स जो है वो रोटेट कर रही है। हीट की वजह से कुछ नहीं हो रहा है और हीट आप एक्सटर्नली एंटर भी नहीं कर रहे टरबाइन के अंदर। लेकिन आप उसके आउटर सेक्शन में देखो, देखो ये सेक्शन 1-1 जो है वो इनलेट सेक्शन है। यहाँ पे ध्यान से देख, फिगर ध्यान से नोटिस करो, ये 1-1 सेक्शन दिखा रहे हैं, उसका एरो है, मतलब कि यहाँ पे आपका स्टीम जो है विद अ पर्टिकुलर मास m1 वो ऐड हो रहा है, isn't it? लेकिन यहाँ पे स्टेडी फ्लो कंडीशन है जहाँ पे आपका मास फ्लो रेट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तो m1 इज इक्वल टू हम सिर्फ m लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टीम जो है वो आउट हो रहा है, विच इज m2 ऑल्सो इज इक्वल टू m। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा दिखा रहा है, मतलब कि मैंने बोला ना कि जनरेटर में वो वर्क जाता है, शाफ्ट रोटेट होता है, तो वो जनरेटर वर्क प्रोड्यूस, तो यहाँ पे वर्क आएगा एक,
तो मतलब आप देखोगे यहाँ पे तो मास रहेगा, 0.2 की एंथैल्पी रहेगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वर्क आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो होता है। So that is why I have written here that the Q is equal to 0, change in kinetic and potential is equal to 0. The only things remain in this equation is mass of H1, mass into H2 and the work done, okay, work produced by the turbine, isn't it? So यहाँ पे ये equation कुछ बनेगा, उसके ऊपर से थोड़ा आगे बढ़ना है. We have to suppose we have to find the work produced by the turbine. तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आएगा. वो हमने कैसे फाइंड किया वो देखते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मूला है और कुछ नहीं. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्क को इधर ही रखा मैंने. MH2 जो है वो मैंने इस साइड ले लिया. तो अल्टीमेटली वर्क इज इक्वल टू MH1 माइनस MH2 हो गया, isn't it? और M जो है मैंने कॉमन निकाल लिया. सो M मल्टीप्लाई बाय H1 माइनस H2. तो ये जो इक्वेशन है वो आपका हो गया वर्क प्रोड्यूस और दी SFEE इक्वेशन फॉर दी स्टीम टरबाइन. क्लियर हो रहा है ये? इसमें कुछ डाउट है तो बताओ. आई एम वेटिंग फॉर अ 20 सेकंड और 30 नो सेकंड. डाउट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके चलो, ये स्टीम टरबाइन के लिए हो गया, isn't it? अभी एयर कंप्रेशर के लिए. कंप्रेशर बेसिकली क्या करता है आप सबको पता है. कंप्रेशर क्या करता है, वो एयर को कंप्रेस करता है, isn't it? तो कोई मुझे बताएगा कंप्रेशर जो है वो कैसे एयर को कंप्रेस करता है. जनरल, इन जनरल, बहुत ही जनरल टर्म में. पिस्टन. पिस्टन, ओके. वो एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर करके आता है. तो उसमें आपका जो पिस्टन है जैसे आईसी इंजन में होता है उसी तरह वो पिस्टन अंदर रेसिप्रोकेट करता है, ट्रैवल करता है. तो उसकी वजह से आपका एरिया और वॉल्यूम जो है उसके अंदर का वो ज्यादा कम होता रहता है, isn't it? तो वो कम होगा तो वो एयर को कंप्रेस करेगा. सर Okay? एयर कंप्रेसर मशीन भी आता है सर. हाँ उसमें. इसमें 2 पिस्टन रहते हैं सर, बड़े बड़े. यस 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 यस. आप हवा भरवाने जाते हो तो उस हाँ वो सर. टायर में आप कंप्रेस्ड एयर डालते हो, isn't it? तो वो यस. कंप्रेस्ड एयर जो है वो कैसे बनती है. मुझे जो आंसर चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, इसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ. सर मैं बताऊं. शुभम पोद्दार बताओ. सर मैं बताऊं. हाँ तुम बताओ. सर पहले वो मोटर चलता मुझे है. जितना एक मिनट अभिषेक, एक मिनट शुभम को बताना. हाँ ओके शुभम. सर. हाँ शुभम बोलो. हेलो, आवाज नहीं आ रही है शुभम की. मतलब आवाज नहीं आ रही है. कैसे बोलूं मैं सर. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलो. हेलो. हाँ सर बोलो. मुझे जितना पता है सर, कंप्रेसर के अंदर वो कंप्रेसर में इतना फोर्स जनरेट करता है कि एयर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको बहुत, मतलब जैसे एयर मॉलिक्यूल्स कैसे पार्टिकल्स थोड़े दूर हो. ओके ओके फाइन फाइन. मतलब उसकी वजह से एयर जो है वो कंप्रेस होती है, isn't it? लेकिन आपने बोला कि एक फोर्स जनरेट करता है, तो वो फोर्स कहाँ से आता है, कोई मुझे बताएगा कि वो फोर्स जो है वो कहाँ से आएगा. तो आप फिगर में देखो तो भी पता चलेगा. उसके लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है कंप्रेसर को कि अपने आप वो एयर कंप्रेस कर लेगा. हेलो सर. सर हाँ सब मोटर यूज करना पड़ता है ना सर. मोटर यूज करने के बाद एनर्जी को तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. मतलब कंप्रेसर एनर्जी इसको चाहिए, मतलब जिससे वो घूमे. सर. हाँ अभिषेक बोलो.
हाँ सर अभिषेक। मैंने वो वीडियो देखा था, तो सर पहले वो मोटर से चलता है तो पिस्टन प्रेशर मारता है तो सर ऊपर से एयर आता है, फिर बाद में वो, हाँ बस बस बस। हाँ वो पिस्टन प्रेशर मारता है तो सर वो बाहर निकलता है प्रेशर। ओके, मतलब समझ गए आप लोग कि पिस्टन जो प्रेशर करता है, इजंट इट, वो किसकी वजह से करता है? उसके लिए एक बार मोटर होती है, इजंट इट। तो कहने का हाँ सर। मीनिंग यहाँ पे सिर्फ इतना है मेरा, कि हम कंप्रेशर में एयर कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल वर्क देते हैं, समझ रहे हो? कुछ एक्सटर्नल यस वर्क दे रहे हैं किसको? कंप्रेशर को। देखो स्टीम टरबाइन और एयर कंप्रेशर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्टीम टरबाइन क्या करता है कि वो वर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशर क्या करता है कि एयर कंप्रेस करने के लिए कुछ वर्क जो है उसको देना पड़ रहा है हमको, isn't it? यस सर। तो दैट इज व्हाई एयर कंप्रेशर इज कॉल्ड एज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, जो वर्क कंज्यूम करता है, खर्च करता है, isn't it? ओके, इसीलिए जो आपका एयर कंप्रेशर है, इट इज कॉल्ड एज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। आई होप के सबको समझ में आया होगा। अभी इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, उसका एस एफ ई इक्वेशन फाइंड करते हैं। okay? ये जनरल इक्वेशन हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से एयर इन हो रही है, ओके, थोड़ा एरिया ज्यादा है, फिर एयर धीरे धीरे यहाँ पे जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एयर बाहर निकलती है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर, प्रेशराइज्ड एयर जो है वो कंप्रेशर के अंदर जाती है, isn't it? तो यहाँ पे आपका जो ये फॉर्मूला है उसमें हम देखेंगे तो अगेन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। अभी एनर्जी कुछ इन हो रही है इन टर्म्स ऑफ एयर, तो एंथैल्पी तो आने ही वाली है, isn't it? एंथैल्पी अभी एनर्जी है, ऐसा ही समझो आप लोग। तो उसके बाद देखें तो हीट, हीट जो है वो जीरो आएगी, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल हीट ऐड नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्यू ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, isn't it? तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हीट जीरो आएगी और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस जीरो आएगा, isn't it? अभी यहाँ पे मैंने बोला कि आप एक वर्क जो है मोटर से इन कर रहे हो, isn't it? तो यहाँ पे जो वर्क इन हो रहा है उसको हम कैसे लेते थे? मतलब कि सिस्टम, आपका जो कंप्रेशर है वो सिस्टम था, आपका जो कंप्रेशर है वो यहाँ पे सिस्टम है। कंट्रोल वॉल्यूम लिया है मैंने, कंट्रोल वॉल्यूम का कंसेप्ट समझाया था। तो कंट्रोल वॉल्यूम में आप हीट ऐड, नॉट अ हीट, वर्क ऐड करते हो, तो उसको जो साइन है वो क्या आएगी? माइनस डब्ल्यू आएगा, isn't it? आपको ये समझ नहीं आया तो अगेन मैं एक प्रीवियस पीपीटी पे आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन बताया था। ये रहा, देखो, ये आपका सिस्टम है, isn't it? सिस्टम के अंदर आपका जो वर्क है वो इन हो रहा है, तो इसको आप कंप्रेसर समझ लो, सिस्टम को, उसमें आप वर्क इन कर रहे हो, वो आएगा माइनस। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी अभी? ठीक है, तो कहा गया, हाँ, isn't it? आप ये समझ गए मेरे ख्याल से कि वर्क जो आप इन कर रहे हो तो आप उसको माइनस लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्रेसर के अंदर भी, तो ये जो वर्क जो है वो इन हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस डब्ल्यू की जगह पे माइनस डब्ल्यू लिखा है, फाइन, माइनस डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ पे आपका जो वर्क है उसको माइनस है तो इस साइड ले जाओ, और एम एच वन को राइट साइड ले लो, तो अल्टीमेटली आपका वर्क इज इक्वल टू एम एच टू माइनस एम एच वन होगा, और एम अगेन कॉमन निकालो, ओके। तो एच टू माइनस ये एम भी बाहर निकल जाएगा, तो एच टू माइनस एच वन, isn't it? सो टर्बाइन के एस एफ ई का फॉर्मूला एम एच वन माइनस एच टू था, और कंप्रेसर का आएगा एम एच टू माइनस एच वन, फाइन। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो बताओ, वरना हम आगे बढ़ते।
Now the application of steady flow energy equation to the heat exchanger, isn't it? Heat exchanger. हीट एक्सचेंजर क्या है? सबसे पहले तो हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंज करता है जहाँ पे हॉट पोर्शन है, जैसे आपका रेफ्रिजरेशन है, isn't it? या फिर आप आउटर कंट्री में जाओगे जहाँ पे कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे मुझे थोड़ी हीटिंग चाहिए। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल मैंने बताए। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी गर्मी ज्यादा रहती है इंडिया, तो वहां पे आपको एसी चाहिए। तो एसी में एक कॉइल आती है, इट वर्क एज अ हीट एक्सचेंजर, isn't it? तो यहाँ पे सपोज देखो, मैं यहाँ पे फिगर से समझाता हूँ। आपका जो, एक मिनट, इसको थोड़ा साइड पे ले लेते हैं। हाँ, आपका जो हॉट फ्लूइड है वो इन हो रहा है, isn't it? कोई भी फ्लूइड है जिसको मुझे ठंडा करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि हॉट फ्लूइड को इन कर रहा हूँ, और कोल्ड वाटर जो है वो साइड में दूसरी एक पाइप है रेड कलर की, उसको भी मैं यहाँ से पानी इन कर रहा हूँ, कोल्ड वाटर इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बाहर मेरा पूरा हॉट वाटर है, ओके, और अंदर पाइप में से कोल्ड वाटर इन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कोल्ड वाटर है बाहर निकलेगा, तो उसका टेम्परेचर समवॉट हायर होगा, isn't it? और ये जो हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के कम कांटेक्ट में आया है। ओके, तो ये हॉट वाटर का टेम्परेचर सपोज यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे मैंने उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, समझे? ये, और उसको मुझे एक ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे मेरा वर्किंग है। तो ये हीट एक्सचेंजर का काम है, जहाँ पे वो हॉट फ्लूइड जो है उसको कोल्ड करता है और कोल्ड फ्लूइड को हॉट करता है, isn't it? So ultimately heat exchanger is a device which transfer the energy from hot fluid to the cold fluid, isn't it? ये नेचुरल फेनोमेना है कि हॉट और कोल्ड फ्लूइड कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। आपको हीट का कंसेप्ट पता है, isn't it? हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हाई होता है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कम होता है, तो वो दोनों के बीच में एक एनर्जी ट्रांसफर होगा, isn't it? तो यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे होंगे कि हम SFE इक्वेशन पुट ऑन करने की ट्राई करें तो क्या होगा कि ये जनरल इक्वेशन हो गया, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज तो नहीं आने वाले, तो इसको हम कैंसल आउट करते हैं। ओके, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या, ये Q है, W है, isn't it? और H1 H2 तो रहने ही वाले हैं क्योंकि वो एनर्जी है। लेकिन बात करते हैं हीट की और वर्क की, isn't it? तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजर में आप हीट जो है वो ऐड कर रहे हो थ्रू दी हॉट फ्लूइड, isn't it? तो उसकी वजह से हीट ऐड हो रही है, सिस्टम के अंदर हीट जो है वो मेरी ऐड हो रही है। और वर्क की बात करूं तो सिस्टम क्या आपको कुछ वर्क दे रहा है? कौन मुझे बताएगा, सिस्टम वर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर वर्क कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कुछ है? वर्क के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा यहाँ पे? सर ना साहब, दोनों। यस आयुष। हाँ, अभिषेक बोलो। सर वो दे रहा है, कहाँ से वर्क दे रहा है वो? लेकिन सर वो ये कोल्ड वाटर भी हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वर्क क्या दे रहा है? हीट एक्सचेंजर जो आपका डिवाइस है वो वर्क क्या दे रहा है? सर वो क्या बोलते हैं, ये हीट का डिक्रीज कर रहा है सर। तो उसमें वर्क कहाँ से आया? अनिकेत, पटेल आयुष, अनिकेत एंड पटेल आयुष। शुभम, अनिकेत और आयुष की आवाज ही नहीं आई, मुझे कुछ नहीं आया। टाइप करो ऐसा, चैट में लिख सकते हो। हाँ सर से क्या होगा? वर्क हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताओ, हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो आपका
अरे भाई, हीट एक्सचेंजर में वर्क नहीं होता है पटेल आयुष, कहाँ से वर्क हो रहा है? वर्क सर उसको बोलते हैं जो आपको सीधा मतलब कुछ वर्क कौन कौन से थे हमने ऑलरेडी देखा था। सॉफ्ट वर्क होता है, isn't it? फिर आपको हमने पैडल वर्क देखा था, इसको वर्क बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या वर्क मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ सर हॉट वाटर तो जो था वो कोल्ड फ्लूइड मिल रहा है, मतलब कि आप उसका टेम्परेचर सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, isn't it? वर्क तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। हीट एक्सचेंजर कोई वर्क नहीं देता है, वो सिर्फ हीट जो है उसको एक्सचेंज करता है। हाँ बोलो अभिषेक। सर मैं वही बोल रहा था सर, आपने बोला था ना नेचुरल है। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन उसमें वर्क नहीं देता है। तुमने बोला वर्क देता है, इसकी वजह से, isn't it? हाँ सर, हाँ सर, हाँ कोई समझ बात में, नहीं, चलो। नेचुरल है। यस, तो यहाँ पे आपका जो वर्क आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस विच ओनली ट्रांसफर द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, ओके, फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड। अब फेनोमेना और डिवाइस को समझो, इसीलिए मैंने कुछ जो वीडियोस है आपको भेजे थे, मे बी आपने मोस्टली नहीं देखे होंगे किसी ने। तो ये बात है, तो यहाँ पे आपका वर्क जीरो आता है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो आएगा। और यहाँ पे हीट जो है वो आप ऐड कर रहे हो, तो हीट ऐड होती है तो उसका सिंबल आता है प्लस। सिस्टम में अगर हीट ऐड होती है तो, isn't it? तो MH1 आएगा, ये कैंसल, Q आएगा और वो प्लस ही आएगा, isn't it? ये कैंसल, W कैंसल, डेल्टा E कैंसल, तो रह गया अभी MH2। ओके, तो MH1 प्लस Q इज इक्वल टू MH2, Q इज इक्वल टू MH2 माइनस H1 और Q इज इक्वल टू MH2 माइनस H1, isn't it? MH1 को मैंने इस साइड ले लिया था उसकी वजह से। तो ये बन गया इक्वेशन Q इज इक्वल टू MH2 माइनस H1 मेरा, इसके लिए SFE टू दी हीट एक्सचेंजर। ओके, क्लियर? चलो, तो यहाँ पे लेक्चर हम ये एंड करते हैं। कुछ डाउट हो तो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 11th AM को हम उसके आगे देखेंगे। एक बात समझ लो, अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ पर्पस, ये जो SFE है अभी जो मैं आपको एप्लीकेशन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको थ्योरी में भी आता है कि भाई प्रूव करो कि उसका SFE इक्वेशन क्या है, हीट एक्सचेंजर हो या कोई भी डिवाइस हो। और उसके ऊपर से वो लोग एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं, जो हम ये थ्योरी खत्म होने के बाद करेंगे, isn't it? इसके बाद नोजल और डिफ्यूजर का देखेंगे और लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। ओके, चलो फाइन। मैं यहाँ पे मीटिंग ऐड कर रहा हूँ।